जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम 23 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं और डेली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो याला ग्लेशियर नेपाल में स्थित है और इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है और 2024 तक जो जलवायु परिवर्तन है उसके कारण यह विलुप्त हो सकता है याला ग्लेशियर। तो एशिया के 2 ग्लेशियरों के समाप्त होने की संभावना व्यक्त की गई है 2040 तक। गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण जो तीव्र गति से जलवायु का परिवर्तन हो रहा है लगातार, तो तापमान बढ़ने के कारण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण 2040 तक जो याला ग्लेशियर है यह समाप्त हो सकता है और नेपाल में स्थित है यह, और 2040 तक समाप्त या विलुप्त हो सकता है, अर्थात ये पूरी तरह पिघल जाएगा तापमान बढ़ने के कारण। और जो लांगटोंग राष्ट्रीय उद्यान है नेपाल का, लांगटोंग राष्ट्रीय उद्यान, इस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है याला ग्लेशियर। और एक ग्लेशियर है दागू ग्लेशियर, दागू ग्लेशियर चीन में स्थित है और यह भी 2040 तक विलुप्त होने की संभावना है अगर इसी तरह तापमान में वृद्धि होती रही तो जलवायु परिवर्तन के कारण। तो जो याला ग्लेशियर है नेपाल में है और दागू ग्लेशियर कहाँ पर है? तो दागू ग्लेशियर चीन में है और 2040 तक ये समाप्त हो सकते हैं। इस संकटग्रस्त सूची में जो एशिया के 2 ग्लेशियरों को शामिल किया गया है। ग्लेशियर यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो जो मीठा पानी है, ताजे पानी के हमारे स्रोत क्या होते हैं? तो जो ग्लेशियर है यह हमारे ताजे पानी या जो मीठा पानी होता है उसके प्रमुख स्रोत है। 2025 को ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है और इस बार 2025 से 21 मार्च को ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि 21 मार्च को 2025 में पहली बार ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 2025 को ग्लेशियर संरक्षण वर्ष भी घोषित किया गया है। अभी थोड़े दिन पहले या कुछ दिन पहले हमने देखा था कि वेनेजुएला ऐसा देश बना है जहां पर अब ग्लेशियर नहीं है, यहाँ पर ग्लेशियर पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। जो इसका अंतिम ग्लेशियर था वह भी पिघल चुका है। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो यह लद्दाख वाले क्षेत्र में आता है और नुब्रा घाटी से होते हुए सियाचिन ग्लेशियर जाया जा सकता है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर है और हमने ऑपरेशन मेघदूत के तहत 1984 में इसे फतेह किया था। और सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी पर है? तो यह जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी, यह काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है और जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी से होते हुए यहाँ पर जाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो काराकोरम श्रेणी में यहाँ पर और भी अन्य ग्लेशियर है, जैसे हिस्पर ग्लेशियर है और बियाफो, हिस्पर और बियाफो, ये दोनों ग्लेशियर भी कहाँ पर है? हिस्पर और बियाफो, तो इसी काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तराखंड में है पिंडारी ग्लेशियर। नेपाल की अगर बात करें तो इसकी राजधानी काठमांडू है और सार्क अर्थात दक्षेस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एडेलमेन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो एडेलमेन ट्रस्ट बैरोमीटर यह किससे संबंधित है? अर्थात किस देश की सरकार पर, वहाँ के एनजीओ पर, वहाँ के व्यवसाय पर, वहाँ की जनता को कितना भरोसा है, यह इस सूचकांक में आंकलन किया गया है। तो एडेलमेन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को 3रा स्थान मिला है। एडेलमेन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025, इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया है और तीसरे स्थान पर भारत है। और विकासशील देशों में, अर्थात ये विकासशील देशों में अधिक है। विकासशील देश जो अपने देश की सरकार है, एनजीओ, व्यवसाय है, मीडिया है, उन पर अधिक विश्वास करती है। जो विकसित देश है उनके मुकाबले जो विकासशील देश है वहाँ की जनसंख्या, जो सरकार है, जो एनजीओ है, जो व्यवसाय है, जो मीडिया है, उन पर कितना भरोसा है वहाँ की जो जनता पर, उसके आधार पर यह जो सूचकांक आया है। इसमें भारत पहले दूसरे स्थान पर था पर इस बार भारत 3रे स्थान पर है और दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया आ चुका है। न्यूनतम भरोसा कहाँ की जनता अपनी सरकार, व्यवसाय, एनजीओ पर करती है? तो जो जापान के नागरिक है वह अपनी सरकार पर न्यूनतम भरोसा करते हैं। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमारी कौन सी रैंक है? तो 159वीं रैंक है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। क्योंकि हमारी जो मीडिया है यह किसे बताने में लगी है? मोनालिसा को बताने में लगी है, आईआईटी वाले बाबा को बताने में लगी है और जो सैफ अली खान है, जो सैफ अली है, उनको जो चाकू मारा उनको दिखाने में लगी है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं इनका जोरों शोरों से वर्णन करती है हमारी मीडिया, तो उसकी रैंक 159वीं आने के लायक ही है।
कुछ हम इंडेक्स देखते हैं और उसमें भारत की कैसी परफॉर्मेंस रही है, भारत ने कितना जो इसका स्कोर रहा है। तो 108वीं रैंक हमारी जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में, 85वीं रैंक हमारे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, और ये 2025 का पहली बार आया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, और इसमें 85वीं स्थान है भारत का। 93 रैंक हमारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। 79 रैंक हमारी रूल ऑफ लॉ सूचकांक में। 3rd स्थान हमारा एशिया पावर इंडेक्स में, और विश्व में स्टार्टअप इंडेक्स में भी हमारा कौन सा स्थान है, 3रा स्थान है। 129वां स्थान हमारा जेंडर गैप इंडेक्स में। एक साथ जो 134वां स्थान है यह हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक, इसके अंतर्गत है। 10वां स्थान हमारा साइबर क्राइम इंडेक्स में। 105वां स्थान हमारा हंगर इंडेक्स में। पहले स्थान पर हम इंटरनेट शटडाउन में, और 41वां स्थान हमारा लोकतंत्र सूचकांक में हम कौन से स्थान पर है, तो लोकतंत्र सूचकांक स्थान 41वें स्थान पर है। अभी हाल ही में दूसरा स्थान हमारा किसमें, तो जो साइबर हमले हैं, साइबर हमलों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरे स्थान पर है साइबर हमलों में भारत, और पहले स्थान पर कौन है, यूएसए, और दूसरे स्थान पर भारत साइबर हमलों में, और साइबर क्राइम साइबर अपराध के मामले में 10वें स्थान पर है। आगे देखते हैं खो खो वर्ल्ड कप 2025। अभी हाल ही में इसका आयोजन कहाँ, भारत में हुआ है, और पहली बार खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है। इसमें भारत विजेता रहा है, मेल और फीमेल दोनों टीमें विजेता रही है खो खो वर्ल्ड कप 2025 की, और पहली बार इसका आयोजन हुआ था भारत में। और इसका उप विजेता कौन रहा है, तो नेपाल इसका उप विजेता रहा है, मेल और फीमेल दोनों में। और इसका शुभंकर क्या था, तो तेजस और तारा इसके शुभंकर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस की आईटी सेवा रैंकिंग 2025 में किसे वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है, तो ब्रांड फाइनेंस की आईटी सेवा रैंकिंग 2025 में विश्व स्तर पर दूसरा स्थान किसे मिला है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को मिला है। अर्थात जो इसका विश्व में जो विश्वास है या नागरिकों में जो विश्वास है, ट्रस्ट है, वो कितना है, लोगों के अंदर विश्वास इस कंपनी के प्रति। तो आईटी सेवा रैंकिंग 2025 इसे ब्रांड फाइनेंस जारी करती है, और इसमें आईटी सेवा रैंकिंग 2025 में पहले स्थान पर आयरलैंड की जो कंपनी है एक्सेंचर कंपनी है, यह पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर विश्व में जो टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, यह भारत की तो पहले स्थान पर है, भारत में तो पहले स्थान पर है, पर विश्व में विश्वसनीयता के आधार पर यह दूसरे स्थान पर है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और तीसरे स्थान पर कौन सी है, तो जो इन्फोसिस कंपनी है, यह तीसरे स्थान पर है, इसमें जो है ट्रस्ट के बेस पर, और ब्रांड फाइनेंस इसे जारी करता है। अगर रतन जी टाटा की बात करें, रतन जी टाटा की, तो 1992 में ये टाटा सन्स के जो हेड बनते, प्रमुख बनते हैं, 1992 में लीजेंड रतन टाटा जी। 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और अभी वर्तमान में टाटा के हेड को ने अध्यक्ष, तो नोएल टाटा को अभी रतन टाटा जी के निधन के बाद टाटा का प्रमुख बनाया गया है। आयरलैंड की राजधानी क्या है, तो डबलिन इसकी राजधानी है आयरलैंड की, ध्यान में रखना है ये भी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जीवाणुओं से शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए किससे सहयोग किया है, तो जीवाणुओं से शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ केंद्र ने समझौता किया है। अर्थात 30 प्रकार की प्लास्टिक को विकसित किया जाएगा जो सूक्ष्म जीवाणु है उनके द्वारा नष्ट की जा सके, अर्थात या फिर उसका रिसाइकल या उसका रीयूज किया जा सके। केंद्र सरकार और आईआईटी मद्रास मिलकर शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक का निर्माण करने वाले इस क्षेत्र में कार्य करेंगे, जो कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होगी, अर्थात यहाँ तो उसके कारण कोई अपशिष्ट ही नहीं बचेगा, या वो जो जीवाणु है उसे नष्ट करने में सक्षम रहेंगे। सर्वाधिक प्लास्टिक का उपयोग हम किन क्षेत्रों में करते हैं, तो जो खाद्य पैकिंग है, और खाद्य पैकिंग के अलावा जो मेडिकल की फील्ड है दवाई की, तो खाद्य पैकेजिंग और जो मेडिकल फील्ड है इसमें सर्वाधिक प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। तो जो मेडिकल है, मेडिकल के क्षेत्र में भी इस बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक है इसका उपयोग किया जा सकेगा, और खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में भी प्लास्टिक ही जो प्लास्टिक होगा वह सूक्ष्म जीव के द्वारा विघटन करने लायक होगा, तो उसको विघटित किया जा सकेगा इस प्रकार के प्लास्टिक को। तो केंद्र सरकार और आईआईटी मद्रास दोनों होकर इसका निर्माण करने वाले। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही तोप प्रणाली ट्रोजन 155 को भारत सरकार ने किसके सहयोग से विकसित किया है, तो जो तोप प्रणाली है यह ट्रोजन 155 ये फ्रांस के सहयोग से भारत ने विकसित किया है। इसे ट्रोजन 155 तोप प्रणाली भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से इसे विकसित किया है, और यह एक प्रकार की आर्टिलरी गन सिस्टम है, अर्थात जो तोप है, तोप के साथ यह आर्टिलरी गन का भी
गन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, ट्रोजन 155 का। तो इसे अभी हाल ही में एक्सपोर्ट किसे की करने वाला है भारत, तो इसे निर्यात करेगा अर्मेनिया को निर्यात करने वाला है ट्रोजन 155 तोप प्रणाली को। और भारत और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर इसे विकसित किया है। अभी C295 विमान जो हम ले रहे हैं, ये किस देश से ले रहे हैं, किस देश की सरकार से हम यह खरीदेंगे, और बाद में इन विमानों को वडोदरा गुजरात में बनाया जाएगा। तो स्पेन से लेने वाले हम C295 विमानों को। और L&T जो कंपनी है, L&T कंपनी ने यह जो अधिकार लिया है, या L&T कंपनी ने इसकी जिम्मेदारी ली है निर्यात करने की, इसका निर्माण करके। तो L&T कंपनी इसका निर्माण करेगी। और यह जो आर्टिलरी गन सिस्टम है, या जो ट्रोजन 155 तोप सिस्टम है, यह दलदली भूमि और जो ठंडे मरुस्थल है उनमें भी प्रयोग के लायक है, अर्थात इसे कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। अर्मेनिया की राजधानी क्या है, तो येरेवन अर्मेनिया की राजधानी है। ब्रह्मोस को निर्यात किया है अभी हाल ही में। तो पहला देश ऐसा कौन सा था जिसे ब्रह्मोस को निर्यात किया था भारत ने, तो फिलीपींस को भारत ने पहली बार जो ब्रह्मोस का निर्यात किया था। और अभी दूसरी बार इंडोनेशिया को निर्यात किया जा रहा है ब्रह्मोस का। फ्रांस और इंडिया के मध्य कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं, तो वरुण, शक्ति और गरुड़, ये युद्धाभ्यास इंडिया फ्रांस के मध्य होते हैं। डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास अभी हाल ही में आयोजित हुआ है, इसमें इंडिया, फ्रांस और UAE के मध्य आयोजित हुआ है डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास। मालाबार युद्धाभ्यास कौन से 3 देश मिलकर मालाबार अभ्यास करते हैं, तो जो क्वाड के सदस्य हैं, जो क्वाड के 4 सदस्य देश है, यह मालाबार अभ्यास करते हैं। इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जो जापान है, ये चारों मिलकर मालाबार युद्धाभ्यास करते हैं और क्वाड के यह सदस्य देश है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे केप टाउन कन्वेंशन का संबंध किससे है, तो केप टाउन कन्वेंशन का संबंध विमान क्षेत्र से। केप टाउन कन्वेंशन, इसका संबंध विमान क्षेत्र से। और केप टाउन शहर कहाँ पर है, तो ये जो दक्षिण अफ्रीका है यहाँ का शहर है केप टाउन। तो विमान क्षेत्र के हितों के संरक्षण के लिए केप टाउन कन्वेंशन होता है और इस पर 2021 में हस्ताक्षर होते हैं और केप टाउन कन्वेंशन को अपनाया जाता है। 2008 में भारत इस पर हस्ताक्षर करता है केप टाउन कन्वेंशन पर। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो विमान क्षेत्र के हितों के संरक्षण से संबंधित है। 2008 में भारत इस पर हस्ताक्षर करता है केप टाउन कन्वेंशन पर। और विमान क्षेत्रों के हितों के संरक्षण के लिए भारत ने 2024 में अभी बिल पास किया है और ये बिल जो केप टाउन कन्वेंशन था उसी के शर्तों के अनुरूप बनाया गया है। तो विमान क्षेत्र के हितों के संरक्षण से संबंधित है और 2024 का जो यह बिल पारित किया गया है अभी भारत सरकार द्वारा। 129वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अभी किसके लिए आया था, हमारी जो लोकसभा है यहाँ पर, तो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए यह बिल आया था और 129वें क्रम का यह बिल था। और किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए समिति बनी थी, तो जो रामनाथ कोविंद जी है इनकी अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हमने 9वीं अनुसूची जोड़ी थी हमारे संविधान में, जो कि किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार से संबंधित थी। 26वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हमने प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिए थे। जो राजा रजवाड़े थे, जो उनको सैलरी दी जा रही थी या जो उनको विशेषाधिकार था, उनको कुछ पेंशन दी जा रही थी, उन्हें समाप्त कर दिया था। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके द्वारा हमने भाग 4A को जोड़ा था, जो कि हमारे मौलिक कर्तव्य है, हमने इसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था। और जो 5 विषय है यह राज्य सूची से निकालकर जो समवर्ती सूची है इसमें स्थापित किया था, जैसे वन, वन्य जीव, मापतोल, शिक्षा, इन 5 जो क्षेत्र थे इनको हमने राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में स्थापित किया था। 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था उसे फंडामेंटल राइट से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया और आर्टिकल 300A में उसे स्थापित किया गया। 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा दल बदल से संबंधित है यह, और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था इस 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, और यह दल बदल से संबंधित है। 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 में, इसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके द्वारा जो नेपाली मणिपुरी और कोंकणी भाषा है इन्हें शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ते हैं और भाग 9 को जोड़ते हैं और ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 90वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यह 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यह NCST एक्ट से संबंधित है, जो अनुसूचित जनजाति आयोग है उसकी स्थापना की जाती है आर्टिकल 338A के तहत। 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, इसके तहत जो मंत्रिपरिषद का आकार होगा अधिकतम 15% हो सकता है लोकसभा या जो विधानसभा है उनके आकार का।
86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमने 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में, इसके तहत जो आर्टिकल 21 है इसे जोड़ा गया और शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे उनके लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमने जीएसटी के लिए जो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था। 103वें क्रम का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमने जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उन्हें 10% का आरक्षण दिया। इसके अनुसार 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने जो ST SC है इसके आरक्षण में 10 वर्षों की वृद्धि की गई और जो दो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति का प्रावधान था लोकसभा में, इसे समाप्त कर दिया गया। 106वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित है और ये भारत का नवीनतम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है अभी का 106वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, यह किसके लिए हुआ था? तो जो मतदान करने की आयु है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ है इस बार 22 जनवरी को मनाई गई है, क्योंकि 22 जनवरी 2015 को ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है यह प्रारंभ होती है 22 जनवरी 2015 को। और कहाँ से इसे प्रारंभ किया गया था? तो जिस राज्य का लिंगानुपात भारत में सबसे कम है वहाँ से इसे प्रारंभ किया गया था, अर्थात जो हरियाणा पानीपत है यहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को चलाया गया था 22 जनवरी 2015 को और इसके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? तो लिंगानुपात को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? हमारा केरल का है। और इस योजना को अब 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है इसका विलय कर दिया गया है। अब जो मिशन शक्ति था उसके अंतर्गत इस योजना का विलय कर दिया गया है और मिशन जो शक्ति है यह 2021-22 में प्रारंभ होता है और 2025-26 तक यह रहने वाला है। मिशन शक्ति 2021-22 में प्रारंभ हुआ था और 2025-26 तक रहने वाला है और यह भी महिलाओं को मजबूत या महिला सशक्तिकरण से संबंधित है मिशन शक्ति। और मिशन शक्ति के तहत ही जो महिला हेल्पलाइन नंबर है 181, इसे भी प्रारंभ किया गया था। कुछ योजनाएं देखते हैं भारत सरकार की। स्टार्टअप इंडिया कब प्रारंभ होता है? तो 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम प्रारंभ होता है। उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ होती है? फ्री में गैस सिलेंडर वितरित करने की योजना 1 मई को। जनधन योजना कब प्रारंभ होती है? तो 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना प्रारंभ होती है और जीरो जो बैलेंस है इस पर जो अकाउंट या खाते खोले गए थे इस योजना के तहत। और यह वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी योजना थी और मेरा खाता भाग्य विधाता इसकी टेकलाइन थी जनधन योजना की। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ होती है? तो 11 अक्टूबर को प्रारंभ होती है और 11 अक्टूबर को किसकी जयंती होती है? तो जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी इनकी जो जन्म दिवस होता है उस दिन सांसद आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय पराक्रम दिवस हम किसकी याद में मनाते हैं? तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे इस दिन, इसलिए राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म होता है और इसलिए 23 जनवरी को हम जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की 128वीं जयंती होने वाली है इस बार। और पराक्रम दिवस हमने कब से मनाना प्रारंभ किया है? 23 जनवरी को। तो 2001 से हमने पराक्रम दिवस मनाना प्रारंभ किया है, 2001 में पहली बार मनाया गया था। 2025 में इस बार कटक उड़ीसा में कार्यक्रम का आयोजन भी होने वाला है और इस कार्यक्रम को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कराया जा रहा है पराक्रम दिवस के अवसर पर। सुभाष चंद्र बोस जी, उनसे इतिहास से संबंधित कुछ घटनाएं देखते हैं। जो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था यहाँ पर जो अध्यक्षता है, अध्यक्षता के लिए 2 उम्मीदवार जो होते चुनाव खड़े होते हैं और जो पट्टाभी सीतारामैया थे इनको गांधी जी का समर्थन प्राप्त था, किंतु गांधी जी के समर्थन प्राप्त होने के बाद भी पट्टाभी सीतारामैया है यह यहाँ पर जो हार हुई और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ज़्यादा वोटिंग मिली और यहाँ पर जीते। लेकिन गांधी जी के विरोध के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद जो त्रिपुरी अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के बाद यहाँ से कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई
1939 में। और यहाँ पर गांधी जी से मतभेद होने के बाद भी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? तो यह सुभाष चंद्र बोस थे। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारे भी किसके? सुभाष चंद्र बोस जी के। और नेताजी की उपाधि इन्हें किसने प्रदान की थी? तो जो नेताजी की उपाधि प्रदान करने वाला जर्मन का हिटलर था, जर्मन का शासक हिटलर, उसने इन्हें नेताजी की उपाधि दी थी। इंडियन स्ट्रगल इनकी बुक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस की, तो इंडियन स्ट्रगल इनकी पुस्तक है। और कर्तव्य पथ, जिसे राजपथ कहते थे पहले, कर्तव्य पथ पर किसकी प्रतिमा का अनावरण हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ किसने किया है? तो कवचम का शुभारंभ अभी केरल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? केरल ने कवचम प्रणाली का शुभारंभ किया है। कवचम यह केरल के द्वारा प्रारंभ की गई है। और जो आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली है, अर्थात आपदा, जो प्राकृतिक आपदा है, बाढ़, भूकंप, तूफान, तो सुनामी, तो ये आने से पूर्व ही आपदा की जो सूचना देने के लिए कवचम को शुभारंभ किया गया है। कवचम केरल के सीएम जो पिनरई विजयन ने, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली है यह, और तिरुवनंतपुरम से इसे प्रारंभ किया गया है। और जो सुरक्षा है जो प्राकृतिक आपदाओं से, तो प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया है। तिरुवनंतपुरम में ही जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। अगर कवच की बात करें तो कवच क्या था? कुछ दिन पहले लॉन्च की थी हमारे रेल मंत्री के द्वारा। तो ट्रेनों की टक्कर रोधी प्रणाली क्या है? कवच है, ट्रेनों की टक्कर रोधी प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किसने प्रारंभ की है? तो 10,000 रुपये इसमें प्रति वर्ष सहायता के रूप में दी जाएगी। और दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रारंभ की गई है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। यहाँ के सीएम कौन है? तो विष्णुदेव सहाय जी हैं यहाँ के सीएम, इनके द्वारा प्रारंभ किया गया है। और भूमिहीन जो कृषि मजदूर हैं उनके लिए इसे प्रारंभ किया गया है। जो दूसरों की भूमि पर केवल मजदूरी करते, उन्हें 10,000 रुपये सालाना की राशि प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत। कुछ योजना है और उनके राज्यों, किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई, उन योजनाओं को देख लेते हैं। महतारी वंदन योजना किसने प्रारंभ की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। निजुत मोइना योजना असम सरकार प्रारंभ करती है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार प्रारंभ करती है। मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार प्रारंभ करती है। पर्यटन श्री योजना यह मध्य प्रदेश सरकार प्रारंभ करती है। मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार प्रारंभ करती है। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार प्रारंभ करती है। लाभ योजना भी उड़ीसा सरकार प्रारंभ करती है। और निश्चय मिशन किसने प्रारंभ किया है? तो यह पंजाब ने प्रारंभ किया था। जो ड्रग्स की तस्करी है उसे कम करने के लिए निश्चय मिशन का शुभारंभ। तो ये योजनाएं भी ध्यान में रखना है। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी हो और आप कुछ सजेशन देना चाहते हो या मुझे मोटिवेशन देने के लिए आप अपना अच्छा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। हाल ही में यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिए? तो जेंडी वेंस ने शपथ लिए यहाँ के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में यूएसए के। और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति बने। फोर्ब्स की बिलियनियर्स सूची 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो जो एलोन मस्क है इन्हें शीर्ष स्थान मिला है। वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है? चंद्रमा को किया है। वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदार देश कौन बना है? तो नाइजीरिया बना है इसका 9वां भागीदार देश। 72 फीट की देश की सबसे ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा कहाँ पर उद्घाटन हुआ है? बेंगलुरु में। एनटीटी लॉकर किसने लॉन्च किया है? तो डीजी लॉकर की तर्ज पर ही इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? संजीव रंजन जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। फ्लेमिंगो एक पक्षी है। हाल ही में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? 21 जनवरी को मनाया है। नेक्स्ट, अब आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। एडेलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 3रा स्थान मिला है इसमें। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस की आईटी सेवा रैंकिंग 2025 में किसने वैश्विक स्तर पर 2रा स्थान हासिल किया है? तो वैश्विक स्तर पर जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है इसने 2रा स्थान प्राप्त किया।
केंद्र सरकार ने जीवाणुओं से शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग किया गया है। चर्चा में रही तोप प्रणाली ट्रोजन 115 को भारत सरकार ने किसके सहयोग से विकसित किया है? फ्रांस के सहयोग से, और अर्मेनिया को यह अभी निर्यात की जाएगी। चर्चा में रहे केप टाउन कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो जो विमान क्षेत्र इससे संबंधित है। केप टाउन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब किया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ 22 जनवरी को किया गया था। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिवस के रूप में मनाया गया है। 10वीं वर्षगांठ इस बार 2015 में पानीपत हरियाणा से प्रारंभ होती है। 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध किससे है? तो यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ किसने किया है? तो केरल के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किसने प्रारंभ की है? तो यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दिएगा।